हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? गुड इवनिंग। करंट अफेयर की डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर से संबंधित हमारे डेली वीडियोस डलते हैं, उसमें मैं राजस्थान के जितने भी न्यूज़पेपर्स है, खासकर जो राजस्थान पत्रिका राज और दैनिक भास्कर, इन दोनों को तो कवर करता ही हूँ। साथ ही में जो अगर और भी मुझे इम्पोर्टेंट खबर लगती है, जो नेशनल न्यूज़पेपर से, उनकी भी खबरों को मैं देखता रहता हूँ। और अगर उनमें से कोई इम्पोर्टेंट लगती है तो उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की अगर कोई भी न्यूज़ रहती है तो उसको भी मैं डालने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज है 10 अक्टूबर। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में अपन इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ये मैंने नया मेरा फोटो लगाया है थंबनेल में, तो अब से ये वाला ही फोटो रहेगा। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? कीर स्टारमर। क्या नाम है? कीर स्टारमर। अभी ये भारत में आए हैं 2 दिवसीय दौरे पर, 8 से 9 अक्टूबर 2025 के दौरान। ठीक है, ये कीर स्टारमर है। इन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ में काफ़ी सारी वार्ता की। और अभी हाल ही में आप सबको पता होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था कुछ महीनों पहले, है ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने की दृष्टि से भी ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बेसिकली अब वो ऑफिशियल रूप में लागू हो चुका है। और अभी ब्रिटेन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो दिन प्रतिदिन सुधरते जा रहे हैं, काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से भारत और ब्रिटेन के द्वारा काफ़ी सारे समझौते किए गए हैं, है ना। उन समझौतों के बारे में भी देखेंगे। और ये जो दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा भारत से होने वाले निर्यात पर बहुत सारे टैरिफ लगाए गए हैं। तो भारत को भी अपने एक्सपोर्ट्स के लिए एक वैकल्पिक बाजार चाहिए। एक नहीं, मतलब बहुत सारे बाजार चाहिए। इन सब बाजारों में अपना जो ये ब्रिटेन का बाजार है वो भी भारत को उपलब्ध हो सकेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसका मतलब ही यही होता है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और व्यापार से संबंधित जो भी बाधाएं हैं, जो भी टैरिफ्स है, जो भी बैरियर्स है, उन सबको कम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो भारत और यूके ने जुलाई 2025 में ये मुक्त व्यापार समझौता किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए थे। ये जो फ्री इनकी यात्रा के साथ ही ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको व्यवहारिक रूप दे दिया गया है, यानी कि अभी ऑफिशियल तरीके से लागू हो जाएगा। हाल ही में जो भारत और ब्रिटेन के बीच में कुछ समझौते हुए हैं उनकी बात उनको देख लेते हैं। RS मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूनिट 3 है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आपके सिलेबस में शामिल है। और उनमें भारत और ब्रिटेन के संबंध में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ भारत के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो भारत और ब्रिटेन ने पहली बात तो एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? लगभग 4200 करोड़ रुपए है। इसके तहत क्या करेगा जो ब्रिटेन है? भारत को हल्के मिसाइल उपलब्ध करवाएगा, है ना। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 4200 करोड़ रुपए है। साथ ही ब्रिटेन की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, ब्रिटेन की जो 9 यूनिवर्सिटीज़ है, 9 यूनिवर्सिटी अपने कैंपस को लेगी भारत में, है ना। ब्रिटेन की जो 9 यूनिवर्सिटी है अपने कैंपस को लेगी भारत में। इसकी वजह से क्या होगा? भारत में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी प्रोग्रेस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। साथ ही भारतीय वायुसेना के जो भी मतलब फ्लाइंग ट्रेनर्स है, ऐसे ट्रेनर्स जो कि मतलब जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको उड़ाते हैं, अब इन ट्रेनर्स को सेवा का मौका मिलेगा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में। यानी कि ये जो ट्रेनर है ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर के रूप में काम कर सकेंगे। और जो चौथा समझौता वो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्रिटिकल मिनरल से संबंधित है। क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। और इस ऑब्जर्वेटरी के तहत इसका जो सैटेलाइट कैंपस है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? झारखंड के धनबाद में। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। धनबाद में ISM है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यह पहल यूके भारत प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, है ना, यह पहल किसके तहत की गई है? यूके भारत टेक्नोलॉजी सेफ्टी और इनिशिएटिव के तहत की गई है, जिसमें दोनों देशों के बीच में कितने मिलियन का निवेश हुआ है? 1 मिलियन यूरो का निवेश हुआ है, डॉलर का नहीं। 1.8 मिलियन यूरो का निवेश हुआ है। तो ये यात्रा दोनों देशों के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं
तो आप सबको पता होगा कि 2023 से गाजा यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा है। युद्ध बेसिकली आप कह सकते हो, संघर्ष भी बोल सकते हो, संघर्ष चल रहा है, जिसमें जो खासकर फिलिस्तीन का जो पार्ट है गाजा स्ट्रिप, जो कि भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक छोटा सा पार्ट है गाजा स्ट्रिप, जो कि फिलिस्तीन का एक भाग है। वहाँ पर एक संगठन कार्य करता है, उस संगठन का नाम क्या है? हमास। उस संगठन का नाम क्या है? हमास है। अब जो जैसे कि इजराइल हो गया, यूएसए हो गया, इजराइल के जो भी सपोर्टिंग कंट्रीज है, उनके द्वारा तो इसको आतंकवादी संगठन का दर्जा दे रखा है। जबकि कुछ और अन्य देश, जैसे कि अपन बात करें अरब कंट्रीज की, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके द्वारा इसको किसी प्रकार का आतंकवादी संगठन का दर्जा नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो पिछले काफ़ी लंबे समय से, जब से इजराइल और जो फिलिस्तीन है, ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व रखते थे, तब से ही दोनों देशों के बीच में बहुत सारे विवाद चलते हैं, विवाद चल रहे हैं। और इन विवादों में नया जो विवाद है वो 2023 में शुरू हुआ था। जब 2023 में शुरू हुआ था, जब हमास ने कुछ मिसाइलों के माध्यम से इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था और इजराइल की सीमा को क्रॉस कर कर इनके कुछ जो सिविलियंस हैं उनको बंदी बना लिया था। उसके बाद से ही इजराइल का उग्र रूप आप लोगों को देखने को मिला है। गाजा अगर आप देखोगे 2023 से पहले गाजा प्रॉपर तरीके से एक सेटलमेंट हुआ करती थी, वहाँ पर जो आबादी थी पूरी व्यवस्थित तरीके से हुआ करती थी। अब अगर आप गाजा की स्थिति देखोगे तो सब कुछ खत्म हो चुका है वहाँ पे, एवरीथिंग हैज डिस्ट्रॉयड, है ना। और ये सब पूरा खत्म किसने किया है? इजराइल ने किया है। ये आप गाजा की स्थिति देख सकते हो। ये जो संघर्ष होते हैं, इन सब संघर्ष से इन सब के राजनीतिक कारण होते हैं, आप सबको पता है ना। लेकिन इन राजनीतिक चपेटों में, ये राजनीतिक जो संघर्ष होते हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा चपेट में आने वाले जो लोग होते हैं वो सिविलियंस होते हैं, खासकर जो बच्चे और महिलाएं जो पूरी तरीके से निर्दोष होते हैं, जिनका इन संघर्षों से, इन राजनीतिक तनावों से दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। और यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक होती है, वहाँ पर भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाया गया है, किंतु किसी न किसी देश के द्वारा वीटो लगा दिया जाता है। जैसे जो इजराइल को सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। इजराइल के खिलाफ अगर कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, अगर वहाँ पे रखा जाता है तो अमेरिका उसको वैसे समाप्त कर देता है, वीटो लगा देता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बहुत गहरे संबंध है। ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच में, यानी कि जो फिलिस्तीन का जो गाजा वाला एरिया है और जो इजराइल है, इन दोनों के मध्य एक शांति योजना स्थापित की गई है अमेरिका की मध्यस्थता से। ठीक है। ये शांति योजना का ऐलान कब किया गया है? 9 सितंबर को किया गया है। और बोला है कि इसको फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा, है ना। तो इसका ऐलान किया गया 9 सितंबर को। इजराइल और हमास ने गाजा शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और पिछले 3 दिन से मिस्र में इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों की बात चल रही है। और आप देखोगे इस युद्ध में अब तक लगभग 19,000 बच्चों समेत 62,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चूँकि आप सबको पता होगा कि जो इजराइल है ज़्यादा पावरफुल है, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास में, ऑल्दो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसलिए गाजा को एक प्रकार से पूरी तरह उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये जो गाजा शांति योजना है, इसके संबंध में अगर फर्दर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा उसको भी। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगर अपन देखें, आप सबको पता है कि साहित्य जो नोबेल प्राइज़ विनर्स है उनका अनाउंसमेंट प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले चिकित्सा के नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट किया गया था। कल मैंने कवर किया था करंट अफेयर की क्लास में केमिस्ट्री का, और आज किसका दिया गया है? लिटरेचर का दिया गया है। अभी 2 और बाकी है। इसमें एक तो आपका पीस का मिलेगा और नेक्स्ट है जिसकी शुरुआत 1968 से हुई थी, वो किसका है? इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। तो जो लिटरेचर है, इसके जो नोबेल प्राइज विनर है उनकी घोषणा कर दी गई है। और ये सब अवार्ड कब दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। पुरस्कार समारोह में 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। ठीक है। घोषणा 9 अक्टूबर को की गई थी। और इस बार ये पुरस्कार प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? स्वीडिश अकेडमी है ना। और
ये जो पुरस्कार से संबंधित पूरी व्यवस्था है, इनको देखने वाला जो फाउंडेशन है उसका नाम क्या है? नोबल फाउंडेशन। यानी कि नोबल पुरस्कारों के प्रशासन से संबंधित, इनके मैनेजमेंट से संबंधित सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेने वाला संस्थान कौन सा है? नोबेल फाउंडेशन है। उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वीडन में है। इस बार के जो साहित्य के नोबेल प्राइज विनर है उनका नाम क्या है? इनका नाम आप खुद ही पढ़ लेना। यह है लास्लो क्रास्ना होकाई, है ना। ये कहाँ के? बेसिकली हंगरी के लेखक है ना, हंगरी के लेखक है। और स्वीडिश अकादमी ने उनकी सशक्त और दूरदर्शी कृतियों के लिए, कोई एक पर्टिकुलर कृति नहीं है, बहुत सारी कृतियां हैं, इनके लिए सम्मानित किया है, जो प्रलयकारी आतंक, एपोकलिप्टिक टेरर के बीच भी कला की शक्ति की पुष्टि करता है ना। ये हंगरी के दूसरे लेखक है जो कि नोबेल प्राइज से सम्मानित होंगे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां और भी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, जो यूनाइटेड नेशन का जो शांति बल है, जो इनकी पीस कीपिंग फोर्सेज है, उन पीस कीपिंग फोर्सेज में क्या होता है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेज है इनको अलग अलग देशों में भेजा जाता है जहां पर संघर्ष चल रहा है या गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है ना। और इसमें लगभग अलग अलग देशों के जो सैनिक पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के द्वारा भी काफ़ी सारी संख्या में शांति बल भेजा जाता है। और अभी संयुक्त राष्ट्र बल ने भारत के जो सैनिक है उनको सम्मानित किया गया है उनके सराहनीय कार्यों के लिए। पीस कीपिंग में उनके जो सराहनीय कार्य है उनके लिए उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने सूडान और दक्षिणी सूडान की में जो भी भारत के पीस कीपिंग फोर्स से सेवा दे रही थी उनको सम्मानित किया है उनके कार्यों के लिए। और भारत अब तक 50 से अधिक मिशनों में 2.9 लाख सैनिक भी भेज चुका है। और अभी भारत के वर्तमान में लगभग 5000 से अधिक सैनिक यूनाइटेड नेशन के 9 पीस कीपिंग मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली एक अलायंस है, एक गठबंधन है जो कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। और इस गठबंधन की अगर अपन इस अलायंस की बात करें तो इस अलायंस की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक बहुत फेमस एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट बेसिकली कब हुआ था? 2025 में हुआ था, 2015 में हुआ था, सॉरी, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इस सम्मेलन में ही भारत के द्वारा एक पहल की गई थी और भारत ने बोला था कि हम एक वैश्विक अलायंस बनाएंगे, किसके क्षेत्र में? सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। और इस अलायंस में जनरली ऐसे देश शामिल होंगे जो कि भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगातार गिरता है। और इन देशों के बीच में सोलर ऊर्जा को, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का पार्ट है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान एक तो भारत का था और दूसरा किसने सहयोग किया था? फ्रांस ने सहयोग किया था। चूंकि भारत का योगदान ज़्यादा था इसलिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। तो इसकी असेंबली होती है, इसकी गैदरिंग होती है। इस बार जो इसकी असेंबली हो रही है वो 27 से 30 अक्टूबर के बीच में हो रही है। असेंबली का मतलब आप मान सकते हो कि इसका सम्मेलन हो रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सम्मेलन हो रहा है। और ये कौन से नंबर का सम्मेलन? 8वें नंबर का, 27 से 30 अक्टूबर के बीच में। और भारत इसकी मेजबानी करने वाला है, ठीक है। इससे वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग क्या होगा? मजबूत होगा। इसको 2015 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये जो सम्मेलन होगा इसमें लगभग 124 सदस्य देश शामिल होंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये न्यूज़ में पहले कवर कर चुका हूँ, जब 10 सितंबर या फिर आप 11 सितंबर के आसपास की अगर मेरे करंट अफेयर की क्लास देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये एक नया विधेयक है जो कि इस पर यह नया विधेयक है जो 10 सितंबर 2025 को राजस्थान की विधानसभा से पारित हो गया था, बहुमत से पारित हो गया था। अब यानी कि 9 अक्टूबर को, कल माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इसको अनुमति दे दी गई है। अनुमति देने के बाद में इसने कानून का रूप ले लिया है। तो एक बार वापस से कवर कर लेता हूँ। इस विधेयक का नाम क्या है? इस कानून का नाम, बेसिकली अब कानून बन गया है, इस कानून का नाम है राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक 2024, राजस्थान ग्राउंड वाटर प्राधिकरण विधेयक 2024, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, एक अभी जैसे कि अगर आप देखोगे, आप चाहो तो आपके घर में कभी भी आप बोरवेल खुदवा सकते हो और उसके माध्यम से जो ग्राउंड वाटर उसको निकाल सकते हो। कोई भी किसान
अपने खेत में कभी भी ट्यूबवेल खुदवा लेता है और ग्राउंड वाटर की निकासी कर सकता है। कोई भी जो औद्योगिक संस्थान है या फिर कोई भी कमर्शियल इकाई है वो भी कभी भी बोरवेल खुदवा सकती है और ग्राउंड वाटर की निकासी कर सकती है। वर्तमान में संसाधनों की कमी है नहीं, सबके पास पैसा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लगातार दोहन हो रहा है और अनियंत्रित निकासी हो रही है ग्राउंड वाटर की, है ना। तो इस अनियंत्रित निकासी को रोकने के लिए इस अनियंत्रित, एक सेकंड, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर है उसकी अनियंत्रित निकासी को रोकने के लिए ये जो बिल लाया गया था, अब इसको अनुमति मिल गई है। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, ग्राउंड वाटर का संरक्षण भी किया जाएगा और ग्राउंड वाटर का प्रबंधन भी किया जाएगा। ये प्रबंधन किसके माध्यम से किया जाएगा, एक ऑथोरिटी बनाई जाएगी। प्राधिकरण का मतलब क्या है, ऑथोरिटी बनाई जाएगी, ठीक है। तो कानून का पूरा नाम क्या हो गया, राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण कानून 2024 या फिर राजस्थान ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी 2024, है ना। ये विधेयक अब कानून का रूप धारण कर लिया है क्योंकि राज्यपाल महोदय के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है 9 अक्टूबर 2025 को। इसका मुख्य उद्देश्य अगर अपन देखें, नाम से समझ में आ रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है इसकी जो निकासी है, इसकी निकासी को मॉनिटरिंग करना है, इसकी निकासी की मॉनिटरिंग करनी है, ग्राउंड वाटर का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है और इसका जो भी उपयोग हो रहा है उसको नियंत्रित करना है। इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों का एकमात्र अपवाद है कि ये कानून कृषि से जुड़े हुए कार्य है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी कि अब कोई भी किसान अगर खेती के पर्पज के लिए, सिंचाई के पर्पज के लिए ट्यूबवेल खुदवाता है, बोरवेल खुदवाता है, तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। बाकी जितने भी कमर्शियल इकाइयां हैं उनके लिए ये लागू होगा। एक बार अपन इसके प्रोविजंस के बारे में वापस से देख लेते हैं। अभी तक ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए किसी प्रकार की कोई ऑथोरिटी, किसी प्रकार का कोई प्राधिकरण नहीं था। किंतु इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से ग्राउंड वाटर का जो मैनेजमेंट करने के लिए, ग्राउंड वाटर की निकासी है इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण में टोटल 11 क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। इन 11 सदस्य में से 2 क्या रहेंगे, आपके विधायक भी रहेंगे, 2 एमएलए भी रहेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, राज्य स्तरीय भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण। ये क्या करेगा, भूजल संसाधनों का नियमन करेगा, उपयोग करेगा और निष्कर्षण आदि की निगरानी करेगा। टोटल 11 सदस्य रहेंगे। इसके अलावा अब क्या होगा कि अगर कोई भी कमर्शियल पर्पज के लिए ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। जैसे अगर आप बिजली का उपभोग करते हो तो जितनी यूनिट आप कंज्यूम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैरिफ लगता है ना, और आपको लाइट का बिल चुकाना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके घर में जो नल का कनेक्शन है उसमें भी आपको चुकाना पड़ता है, पैसा टैरिफ लगता है। उसी प्रकार से अब आप जितना भी ग्राउंड वाटर निकालोगे उसकी जो मीटर में रीडिंग रहेगी उस रीडिंग के अनुसार आपके ऊपर क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा। और टैरिफ की सिफारिश किसके द्वारा की जाएगी, इसी अथॉरिटी के द्वारा की जाएगी, है ना। ये जो प्राधिकरण है भूजल के सभी उपयोग के लिए एक टैरिफ की सिफारिश करेगा और हर जिले में एक मॉनिटरिंग कमेटी भी स्थापित की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर भूजल की निकासी के लिए लोगों से अगर पैसा वसूला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भूजल का उपयोग जिस प्रकार से अनियंत्रित तरीके से हो रहा था उस पर क्या लगेगी, रोक लगेगी आपकी, ठीक है। एक बार दूसरा प्रावधान की बात करें तो अब अगर कोई भी व्यक्ति ट्यूबवेल या बोरवेल खुदवाता है, याद रखना कृषि कार्यों के अतिरिक्त, है ना, कृषि कार्यों के अतिरिक्त, एग्रीकल्चर को छूट मिली हुई है इसमें, तो उसको अनुमति लेनी आवश्यक है। और अनुमति किससे लेगा, ये जो प्राधिकरण बनाया है उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और साथ साथ अनुमति के साथ साथ अब वो जो भी उपयोग करेगा, जितना उपयोग करेगा उस उपयोग के आधार पर उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, टैरिफ लगाया जाएगा या फिर फीस लगाई जाएगी, शुल्क लगाया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति भूजल दोहन का जो भी नियम है उनका उल्लंघन करता है तो पहली बार में 50,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करता है तो 6 माह की सजा हो सकती है और ये जुर्माना कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए,
यानी कि आपने इसके नियमों का उल्लंघन किया है ना, बिना अनुमति के अगर आपने भूजल का दोहन किया 50,000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी बार उल्लंघन किया 1,00,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की सजा है। ठीक है। और डार्क जोन वाले जो अति दोहित क्षेत्र या फिर जो डार्क जोन वाले क्षेत्र है उनमें विशेष नियंत्रण लागू होगा। अब आप देखोगे कि पहले का समय था, अभी भी अगर आप हाड़ौती वाले क्षेत्र में देखो तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर की ऐसी अच्छी स्थिति है, यानी कि 100 से 150 फीट पे आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन ये जो जयपुर वाला एरिया है, यहाँ पर लोगों के पास संसाधन इतने ज़्यादा हो गए कि हर कोई बोरवेल खुदवाना चाहता है, हर कोई 24 घंटे पानी की प्राप्ति करना चाहता है। तो यहाँ पर आप ग्राउंड वाटर की स्थिति देखोगे तो 1,000 1500 फीट बोरवेल खुदाने पर भी आपको पानी नहीं मिलता है। तो ग्राउंड वाटर की स्थिति हो गई है वर्तमान में। ठीक है। जो मल्टी स्टोरी व अपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि बहुमंजिला जो इमारतें होती है, इनमें पेयजल सप्लाई करने, टैंकर भरने, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए जमीन से अगर पानी की निकासी की जाती है तो उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें की जाएगी। बाकी के जो भी दंड के प्रावधान है और इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी आप उस वाली क्लास से प्राप्त कर सकते हो, है ना। प्रदेश में भूजल दोहन पहले 35% था, वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है 165%, 150% हो गया है। और राजस्थान में लगभग 306 में से अधिकांश जो लोग हैं वो डार्क जोन कैटेगरी में या फिर अति दोहित कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो भूजल दोहन चार्जेज के तौर पर सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए की इनकम होगी। और ये जो इनकम है ये सरकार कोई कल्याणकारी कार्यों में इसको खर्च नहीं करेगी। जो ग्राउंड वाटर है इसको वापस से रिचार्ज करने वाले संबंधी जो भी दूसरी चीज़ें रहेगी उन्हीं पर खर्च करेगी। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की चीज़ें एग्जाम में पूरे जो मेंस है, मेंस में तो पूरी पूछी जाती है, जो प्री है या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी पूछी जा सकती है आपकी। नेक्स्ट अगर अपन देखें, एक पोर्टल लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? द्रव्य पोर्टल। फुल फॉर्म आप देख सकते हो, डिजिटाइज्ड रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेज। ये पूरा याद नहीं रखना है, आप केवल इतना याद रख लो, द्रव्य पोर्टल। ये द्रव्य पोर्टल बेसिकली आप बोल सकते हो विकिपीडिया बोल सकते हो आयुष डिपार्टमेंट का। इसमें जो आयुर्वेद से संबंधित जितनी प्रकार की जानकारी होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, है ना। डिजिटल ज्ञान का भंडार है, बेसिकली डेटाबेस है, एक वेब पोर्टल है जिसमें आयुष से संबंधित, आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद नहीं आता और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, टोटल 5 चीज़ें आती हैं। इससे संबंधित जितने भी औषधियाँ होती है, उत्पाद होते हैं और उनसे जुड़े जो भी शास्त्रीय और वैज्ञानिक साहित्य हैं, इनकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 2025, जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तब इसकी शुरुआत की गई थी। और पहले चरण में द्रव्य पोर्टल में क्या किया जाएगा? 100 प्रमुख औषधीय पदार्थों की जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। और इसमें जो पारंपरिक चिकित्सा के विशाल भंडार को आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक यूथ आइकॉन 2025 का अवार्ड मिला है और ये किसको मिला है? डॉक्टर मुकेश पंचाली को। डॉक्टर मुकेश पंचोली को मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि ये मात्र 99 रुपये में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमसे पढ़ा नहीं जाता या फिर हमारी किस्मत खराब है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, वो सब बहाना है। एजुकेशन इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है कि कोई भी इसको वहन कर सकता है, बस आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण और आपके पढ़ने की कमी है। तो देखो आप 99 रुपये में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उनके अभिनव प्रयासों के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पहले लोगों के पास एक डाउट होता था कि सर हमारे पास इंटरनेट नहीं है। अब आजकल इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। अभी मोदी जी ने बोला था कि 1 कप चाय की जो कीमत है उससे भी सस्ता 1 GB का आपका इंटरनेट अवेलेबल हो गया है। हमारी जो ये क्लासेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध करवाई जा रही है ना। तो यहाँ से भी आप सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। एजुकेशन आजकल ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। आज की जो लास्ट स्लाइड है देख लेते हैं। कुछ वन लाइनर्स है। किसने बायोमेट्रिक और वेरिएबल ग्लास आधारित यूपीआई ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा। यानी कि अब चेहरे की पहचान या फिर फिंगरप्रिंट से भी आप पेमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का भुगतान कर सकते हो जो आधार कार्ड से लिंक होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं, पहले अरब व्यक्ति बने हैं, उनका नाम क्या है? मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरातत्व मंत्री डॉक्टर खालिद एल एनानी। हाल ही में स्वदेशी ऑटोमेटिव समाधान विकसित करने के लिए किनके बीच सहयोग किया गया? तो ये है
सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिव समाधान का मतलब होता है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज डेवलप करना जो कि ऑटोमेटिक चलती हो, है ना, जो कि ऑटोमेटिक चलती हो। तो स्वदेशी ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज के अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करने, स्वदेशी समाधानों पर निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए ये सहयोग किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आज की जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ थी काफ़ी कम थी, स्पोर्ट्स से न के बराबर न्यूज़ थी। अगर कोई भी टूर्नामेंट चल रहा है तो बीच में है, जब भी वो टूर्नामेंट फिनिश होएगा तो अपन उन सबको भी उस दिन कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आपके और भी कोई सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए। और भी अगर आपको चाहिए कि इसके अलावा भी इन और चीज़ों को कवर करना चाहिए तो हम उनको भी कवर करेंगे। वैसे मेरा बेस्ट एफर्ट रहता है कि जितनी भी चीज़ें करंट अफेयर में हो सकती है उनको मैं कवर करूं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।